सूखी खाकर गुजारा करना होगा, क्योंकि मुल्क की मईशत बचाने और मुल्क को श्रीलंका बनने से रोकने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हुकूमत मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में होने वाली IMF मुआहदे को करार दे रही है। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी डिस्कशन करने लग गए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम रूखी सूखी रोटी खाने का कह के पाकिस्तान के आवाम को कैसे बरगला रहा है, क्योंकि अभी आने वाले समय में इनके साथ क्या क्या होएगा ये खुद पाकिस्तानी नहीं जानते हैं। क्योंकि अब जो लोन लिया है उनकी जो अदायगी है उनके लिए पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाई जा रही है और टैक्सों पे दिन ब दिन बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कि पाकिस्तान का जो अमीर तबका है वो भी अब कमर टूट के दब जाएगा। तो कहीं न कहीं आज ये साबित हो गया कि जो मजदूर था वो भिखारी बन गया है और जो अधिकारी था वो मजदूर बन गया है। तो कहीं न कहीं पूरा पाकिस्तान आज तबाह हो चुका है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे ये कह रहे हैं दूसरे देशों से हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, कोरिया जैसा देश भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट और इनकी जो बरगलाने की आदत है वो सीधी की सीधी सामने आ गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमने देखा स्टॉक मार्केट आज भी शुरू में जब आगाज़ हुआ तो हमवार थी, फिर उसमें थोड़ी तनज़्ज़ुली हुई, फिर वो थोड़ा हमवार होना शुरू हो गई। चाइनीज़ की जानिब से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी के बाद IMF का हमें अभी भी इंतज़ार है, डॉलर कुछ नीचे भी आया है। ये अनसर्टेनिटी अब कुछ कम हो जाएगी, कुछ यकीनी सूरत हाल निकल आएगी हमारी मईशत में। देखिए बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब गैर यकीनी की सूरत हाल को हम पीछे छोड़ दें। इसमें इश्यूज देखें हमेशा ये आते हैं कि आप जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाह रहे होते हैं ना वो जरा देखना पड़ता है हमें। और जो मुझे नजर आ रहा है कि अब कुछ चीजें हमें क्लियर होती नजर आ रही है। IMF से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और आप जब ये रिवाइज कर रहे हैं और जब चीजें आप टारगेट्स उनको बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनको भी एक आप पे कॉन्फिडेंस आया है। दूसरा चाइनीज गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस है कि जी हम हमें अच्छी एक अपना वो करेंगे। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट, कोरियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। मेरा ख्याल है एक LNG टर्मिनल के लिए मैंने जो सुना है हमारी तनाशर से या मीडिया से कि $3 बिलियन तक एक कतरी कंपनी आके वो LNG टर्मिनल यहाँ लगाना चाह रही है और $3 बिलियन तक की आपको लोन देके सस्ते स्लोप पे यानी कि ब्रांड के स्लोप पे जो हम देते हैं सस्ती LNG देने के लिए आपको तैयार है। तो ये पॉसिबिलिटीज आ रही है और मेरा ख्याल है देखें वो कहते हैं ना लोएस्ट ऑफ द एब इज टर्न ऑफ द टाइड। तो एक ऐप पे आप लोएस्ट ऐप पे आप आ गए तो मेरा ख्याल है टर्न ऑफ द टाइड इज मेरा ख्याल है बड़ी वेरी मच विजिबल जी। अच्छा अशफाक तौला साहब, अभी जो ईरान के साथ मुआहिदा तकरीबन हो चुका है बिजली का, हमारा जो पावर क्राइसिस है वो तो बिजली पैदा करके हम उससे निमट सकते हैं, लेकिन महंगी बिजली हम ईरान से और कितना फ़ायदा उठा सकते हैं उन पे जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं उसके बावजूद। और बिलखुसूस अभी आपने LNG की बात की तो गैस के मामले में, फिर तेल के मामले में आप समझते हैं कि हम पे दबाव नहीं आएगा अगर हम ईरान के साथ हाथ बढ़ाते हैं और अपने इन क्राइसिस को उसकी मदद से मीट करें? देखना पड़ेगा। देखिए वो गवादर के लिए जो आप बिजली देते हैं उसमें कोई बड़ी नहीं होती। देखिए गवादर से हम ईरान से बिजली क्यों दे रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपनी बिजली भेजें। तो ऑब्वियसली ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि वहां से जो बिजली आएगी आगे भी ट्रांसपोर्ट करें। तो मैं नहीं समझता कि आप कोई जो ईरान से बिजली, हाँ ईरान का जो था पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन थी उस पर आप कर सकते। ठीक है, अरब रुपए था, लेकिन फिर उसके बाद अब 7,440 अरब रुपए कर दिया गया है और कहना यह है कि ये IMF ने डिमांड किया है। आबिद सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मायनाज मईशतदान हैं, माहिर मईशत हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब ये जो मज़ीद तकरीबन 436 अरब रुपए का बोझ डाला गया है और फिर हुकूमत ये भी कहती है कि हमने आम लोगों पे जो टैक्स है वो कम कर दिया है और बोझ जो है वो कम पड़ेगा आम लोगों पे, लेकिन ये हदफ कैसे वसूल होगा? क्या सनतकार इस पोजीशन में हैं जहां 13.75% शरह सूद है, फिर उसके बाद इतने भारी टैक्सेस भी लग जाएं और उसके बाद वो लोगों को रोज़गार भी फराहम कर सकें? शुक्रिया फैसल। वो
एक कहावत है कि अ स्टिच इन टाइम सेव 9। अगर आप एक वक्त वो जो बैंक का एक जो टांका होता है बाद में 9 टांकों से आपको बचाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो कि इस वक्त लास्ट मोमेंट में पड़ रहा है कि 30 जून से पहले पहले बजट जो है फाइनल भी हो जाए और उसको IMF की अप्रूवल भी हो जाए, ये मरहले इस पर थोड़ा सा अगर वक्त पे सोच दिया जाता तो शायद ये स्टेज ना पहुंचती। अगर जब वज़ीर आज़म साहब ने अदम एतमाद का वोट जीता था और उसके फौरन बाद वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो उस वक्त IMF को अनबोर्ड कर लेते तो जो बजट जो अब है ये IMF की एक प्रायर कंडीशन ना बनती। तो उसी वक्त को सारा पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए जाते तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं और रुपया जो है वो भी उसकी कदर जो है वो भी 200 रुपये से नीचे होती। वो मौका ज़ाया होने के बाद जो दूसरा मौका ज़ाया हुआ है वो 10 जून का था। अगर वो बजट जो है उसमें उस वक्त देख लिया जाता है कि आमदनी के एस्टीमेट दिए गए हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, जिसमें से कहा गया कि फाजिल मनी आएगी प्रोविंशियल सरप्लस को 800 अरब रुपए का और गैस सेस जो है वो 200 अरब रुपए की और 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी। तो वहाँ पे सोच समझ के काम कर लिया जाता तो शायद तब भी सूरत हाल से बचा जा सकता था। अब शुरू में तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ठीक है जी अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा टैक्स भी दें, लेकिन असल चीज़ ये है कि इतना ये नी जर्क रिएक्शन और इतना नी जर्क अंदाज में ये किया गया है कि अब जो सेक्टर जिन पे 10% टैक्स जो है वो लगाया जाएगा सुपर चार्ज, उनमें से अक्सर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 30 जून को अपने डिविडेंड डिक्लेयर करने थे अपने शेयर होल्डर्स। अब जाहिर है कि उन पे नए टैक्सेस लग गए, वो 30 जून को अपने शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट नहीं देंगे जी। और इनमें आपके वो सेक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने के एक्सपोर्ट करना है। तो अब वो जो एक्सपोर्ट वाले सेक्टर हैं जिनके लिए इनपुट जो है वो भी महंगा हो चुका होगा, जिनके रुपया जो है वो गिर गया और अगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी महंगा हो गया एकदम से। अगर उनको 10% का सुपर सरचार्ज लगा दिया इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। जब रुपी डिवैल्यू हुआ और बहुत रैपिडली डिवैल्यू हुआ पिछले 2-3 महीनों में हमने ये देखा, उसके बाद जो इंपोर्ट हम कर रहे थे, खा वो रॉ मटेरियल कर रहे हैं या फिनिश आइटम्स कर रहे हैं या मशीनरी कर रहे हैं, उसकी कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ी। फिर जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक लेवल पे कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हुई। अब अगर स्टेबिलिटी कोई आ जाती है, रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर डिवैल्यू हो जाता है पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं ये जो एस्केलेशन हो चुकी है इसमें भी कमी आएगी? क्योंकि ये रिवायत नहीं है कि एक बार जब कीमत बढ़ जाए तो वो कम हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो जो चाइना के जो हैं वो हिट कर गए हैं आज 2.3 बिलियन डॉलर। उससे थोड़ा सा जो रुपया है उसकी कदर थोड़ी बेहतर हो जाएगी। आज हमने देखा कल वो रुपया मजबूत हुआ था, आज वो फिर गिर गया। और लेकिन IMF के आ जाते हैं जो लोन तो उससे मजीद थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अब रुपया 200 रुपये से नीचे 200 पर डॉलर उससे नीचे नहीं जाएगा सूरत में। तो ये आपका तकरीबन 200-215 इसी रेंज में अब ये चलता रहेगा कुछ अर्से के लिए। और ये अगर मिफ्ता